चलो ठीक है, आज हम लेसन चालू करते हैं काइनेमेटिक्स। आज अपन लेसन चालू करते हैं काइनेमेटिक्स। ये हम लोगों को पढ़ना है। क्या करना है? हम लोगों को आज लेसन चालू करना है काइनेमेटिक्स। मैंने आप लोगों को अभी तक वेक्टर पढ़ाया था। मैंने याद रखने बोला था कि उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें ध्यान रखनी है। डॉट और क्रॉस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको अपन को याद ध्यान रखने हैं अच्छे से, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अपन चालू करेंगे, काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे कि मान लीजिए चालू करें। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे मुझ तक। चलो ठीक है, हाँ आना चालू हुआ। काइनेमेटिक्स में जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोशन का मतलब क्या होता है ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक वन डायमेंशन मोशन और दूसरा पढ़ेंगे टू डायमेंशन मोशन। एक पढ़ेंगे वन डायमेंशन, एक पढ़ेंगे टू डायमेंशन। ये दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक 1D और दूसरा 2D। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को NCERT अगर पलटेंगे तो आपको NCERT में ये दो लेसन मिलेगा, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन और एक मोशन इन प्लेन। ये मिलेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से और ये मिलेगा मोशन इन प्लेन के नाम से। ये मिलेगा मोशन इन प्लेन के नाम से। ये NCERT में दो लेसन के नाम से मिलेगा, मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, और दोनों को मिक्स करके पूरा लेसन को काइनेमेटिक्स कहते हैं। मतलब पूरा का पूरा मोशन जो है इस काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहला टर्म समझते हैं, मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम मोशन कहेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से अपना लोकेशन बदलता हो या अपनी पोजीशंस बदलता हो तो हम उसे मोशन कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन या लोकेशन नहीं बदलता है टाइम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं जिस क्लासरूम में अभी बैठा हुआ हूँ मैं यहीं 1 घंटा तक बैठा रहूँगा, तो इसलिए हमारा कोई मोशन 1 घंटे तक नहीं होगा। जिस रूम में आप बैठे हो अगर आप उसी रूम में बैठे रह जाओगे 1 घंटे तक तो 1 घंटे तक आपका कोई मोशन नहीं होगा, मतलब आप रेस्ट में कहलाओगे। समझ रहे क्या बात है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मोशन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मोशन कहेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले समय के रिस्पेक्ट में तो उसे हम मोशन कहेंगे। तो मोशन के बारे में क्या लिखेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट या एनी पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, then it is said to be in motion। तब वो मोशन में कहलाएगा। then it is said to be in motion। और अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं बदले समय के रिस्पेक्ट में तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ, इफ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, then it is said to be in rest। तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। तब हम लोग बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। जब कोई पार्टिकल अपना पोजीशन बदल लेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है, और अगर पोजीशन नहीं बदला तो हम लोग बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। जैसे एग्जांपल में समझो, ये घर के सामने एक कार खड़ी है, ये कार है, ये खड़ी है।
मतलब 10 बजे सुबह 10 AM को भी ये यहीं था, 11 बजे भी हमने देखे यहीं था, 12 बजे भी हमने देखे ये यहीं था, बीच में पूरा टाइम देखते रह गए ये यहीं था। इसका मतलब ये रेस्ट में है, इसका मतलब ये रेस्ट में। वहीं एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा है, एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा है। मान लो कि 10 बजे ये यहाँ है, 5 मिनट बाद देखें इसको, इस साइकिल वाले को, तो ये बंदा यहाँ पहुँच गया, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब ये क्या है, मोशन में है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदल ले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम कहेंगे कि ये मोशन में है। और अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं बदले समय के हिसाब से तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेस्ट में है। इतना बात समझ गया। इसे फटाफट कॉपी करें, इसे फटाफट कॉपी करें, जो स्क्रीन पे है इसे फटाफट जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें। कॉपी कर लीजिए, इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। ओके, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कंप्लीट मोशन में है। यूनिवर्स में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो पूरी तरीके से मोशन में कहलाएगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी के लिए मोशन में है तो किसी और के लिए रेस्ट में होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन में है या रेस्ट में है ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिफाइन होता है। मतलब विदाउट ऑब्जर्वर मोशन जो है वो मीनिंगलेस है। मतलब ऐसा है कि मोशन is defined only for only with respect to observer. Without observer मोशन इज मीनिंगलेस। मतलब बिना ऑब्जर्वर के मोशन जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है। मतलब जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है, वो किसी न किसी के लिए रुका हुआ है तो किसी के लिए चला हुआ है, किसी के लिए चल रहा है, किसी न किसी के लिए रुका हुआ है तो किसी के लिए चल रहा है। ठीक है, तो जिसके लिए वो रुका हुआ है मतलब वो ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में है, और जिस ऑब्जर्वर के लिए वो चल रहा है इसका मतलब उस ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में है। तो इसीलिए ऐसा हुआ कि मोशन जो है ऑब्जर्वर के लिए डिफाइन है, बिना ऑब्जर्वर के मोशन जो है मीनिंगलेस है। मतलब बिना ऑब्जर्वर के मोशन क्या है, मीनिंगलेस है। विदाउट ऑब्जर्वर मोशन जो है वो मीनिंगलेस है। विदाउट ऑब्जर्वर मोशन जो है वो मीनिंगलेस है। ओके, विदाउट ऑब्जर्वर मोशन जो है वो मीनिंगलेस है। ओके, ये बात समझ में आ गया। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट मोशन में हो या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्यूट मोशन में है या एब्सोल्यूट रेस्ट में है। जैसे ये हमारा धरती सूरज चांद है, मान लो ये धरती है, ये चांद है, ये अर्थ है, ये मून है। मान लो ये अर्थ है, ये मून है, इधर है सन, ऐसा मानते इधर है सन। तो अर्थ पे खड़ा हुआ आदमी के लिए, अर्थ पे खड़ा हुआ आदमी के लिए सन में मूवमेंट हो रहा है, मून में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मून पे खड़ा हुआ आदमी के लिए अर्थ में मूवमेंट हो रहा है, मून में मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा यूनिवर्स में नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या एब्सोल्यूट मोशन में हो। किसी न किसी के लिए वो रेस्ट में होता है तो किसी और के लिए मोशन में हो जाता है। ये बात क्लियर होगी आप सबको? आगे बढ़ते नेक्स्ट। अगला जो टर्म हमको सीखना है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो टर्म हमको सीखना है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। जो हमको सीखना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज़ हमको सीखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बात हमको सीखना है। मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ए, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ए, ये हमारा फाइनल पॉइंट है बी, ये हमारा फाइनल पॉइंट है बी, ये हमारा फाइनल पॉइंट है बी। अगर ए से हम लोग बी पे गए, ए से हम लोग बी पे जाना है हमको, तो जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मान लो एक रास्ता मैंने ये अप्लाई किया,
ये पाथ 1, एक महीने ऐसा करके गया, ऐसा करके ऐसा करके गया, ये पाथ 2, एक महीने ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके गया, ये पाथ 3, और एक मैं सीधा चला गया, ये पाथ 4, एक मैं सीधा चला गया, ये पाथ 4, ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, ये पाथ 3। तो क्या हुआ, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट है मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो शॉर्टेस्ट है स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो शॉर्टेस्ट है उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ path between initial and final point, लेकिन वही डिस्टेंस है लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस है सीधा सीधा लेंथ ऑफ पाथ, जिस रास्ते से गए उसका लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो मुझे ए से चलना है बी पे पहुंचना है, अगर मैंने पाथ 1 फॉलो किया तो डिस्टेंस अलग होंगे, डिस्टेंस पहले जैसा ही होगा। अगर मैंने पाथ 2 को फॉलो किया तो डिस्टेंस ज़्यादा और हो जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई, तो डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। अगर मैंने पाथ 3 फॉलो किया तो डिस्टेंस और ज़्यादा अलग हो जाएगा बट डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मतलब डिस्टेंस जो है सीधा सीधा लेंथ ऑफ पाथ है, पाथ के बदलने से डिस्टेंस बदल जाता है, पाथ के बदलने से डिस्टेंस बदल जाता है, बट पॉइंट के बदलने से डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। जब तक पॉइंट सेम है, चाहे आप रास्ता कोई भी अपनाओ, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉइंट डिपेंडेंट फंक्शन है, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉइंट डिपेंडेंट चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉइंट डिपेंडेंट चीज़ है, पॉइंट डिपेंडेंट फंक्शन है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। पाथ के बदलने से डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलता, बट डिस्टेंस पाथ के बदलने से बदल जाता है। मतलब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इट इज़ डिपेंड ऑन पाथ, डिस्टेंस जो है इट इज़ डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ। रास्ते के बदल जाने से डिस्टेंस बदल जाएगा, रास्ते के बदल जाने से डिस्टेंस बदल जाएगा। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शंस नहीं हुआ, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस होते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को बोला गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गया सभी को? क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शंस नहीं होते, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होते हैं। इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होते, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होते हैं, इसमें डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस होते हैं। बताओ इतनी बातें क्लियर हुई क्या? अभी लिखने का नहीं, क्या इतनी बातें क्लियर हो गया? ये बताओ, इतनी बातें क्लियर हुआ? बताओ। हो गया? अब देखो, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता। इट इज या इट विल नेवर बी नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। 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 इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, इट ऑलवेज हमेशा ही ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। समझ गया इतनी बातें? चलो इसे फटाफट लिखिए आप, इसे फटाफट लिखिए आप, इसे फटाफट लिखिए। इसकी जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की, मीटर होती है। एसआई यूनिट मीटर, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है। इसकी भी, डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर होता है। एसआई यूनिट सेम ही होता है। एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम होता है। एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है। एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है। सर पर डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही होता है नहीं ना, फिर ये नेगेटिव भी कैसे? कैसे दिलेश भाऊ कैसे? ठीक है समझाता हूँ भैया, दिलेश भैया समझाता हूँ, समझाता हूँ कैसे नेगेटिव, कैसे नेगेटिव ये समझाता हूँ। जैसे ये ए से मैं गया बी पे, मैंने बोला कि मैं प्लस एल डिस्टेंस गया या प्लस डी डिस्टेंस गया, वापस बी से मुड़ के आ जाऊँ ए पे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। ये तभी होगा जब आने वाला को डायरेक्शंस को फिर माइनस बी बोलूँगा, जाने वाला को प्लस डी, आने वाला को माइनस डी, नेट सम क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी होते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। हम लोगों के बाइक या कार वगैरह में जो एक मीटर लगा रहता है जो हमको डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं, तो वो एक्चुअली में स्पीडोमीटर डिवाइस है और वो डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करता है। हमारी कार कोई भी रास्ते से जाएगी तो जो रास्ते की लेंथ होगी उसको मेजर करेगा, ठीक है। हमारी गाड़ी कोई भी रास्ते से जाएगी तो जो रास्ते की लंबाई होगी वो मेजर करेगा, मतलब डिस्टेंस मेजर करेगा, डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इधर उधर गाड़ी घुमा के वापस घर में लाएंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब मैंने बोला कुछ चला ही नहीं। फिर तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होने चाहिए या डीजल खत्म ही नहीं होने चाहिए। जो डीजल जाते वक्त खत्म हुआ वो डीजल आते वक्त वापस आ जाने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज़ हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और अगर घूम फिर के अपने घर पे आ गए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसलिए जीरो हुआ क्योंकि अगर जाते वक्त प्लस हुआ है तो आते वक्त माइनस हुआ होगा, तभी तो दोनों का सम जीरो होगा, तभी तो दोनों का सम जीरो होगा। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। चलो ये समझ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, साइंटिफिकली कोई काम भी नहीं हुआ फिर तो? नहीं भाई निखिल, काम हुआ ना? नहीं भाई काम हुआ, क्योंकि काम जो है ग्रेविटी के द्वारा नहीं हुआ, बाकी काम होता है। जैसे यहाँ से इधर गए, यहाँ इधर आए, ग्रेविटी के द्वारा काम नहीं हुआ, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उसके द्वारा काम होते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर होगा जब अपन वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सब चर्चाएँ होगी। फिर अगर मैं दम घूम के घर आ गया तो मैंने जीरो एनर्जी इस्तेमाल किया। नहीं भाई अनंत, अनंत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जीरो एनर्जी कैसे इस्तेमाल करेंगे? मान लो ये है रोड, यहाँ है मेरा घर,
मान लो यहाँ है मेरा घर, ये है मेरा घर का दरवाज़ा, और यहाँ है कोई ऑफिस, यहाँ CX करियर जोन है, यहाँ मैं हूँ, मान लो यहाँ मैं हूँ, उड़ते बाल। तो क्या हुआ, मान लो तो हमारे घर से कोचिंग तक की दूरी 400 मीटर है, मान लेते हैं 400 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से चला, आगे आया, फिर और आगे आया, फिर और आगे आया, कोचिंग पहुँच गया। तब मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ये पॉइंट को मैं करता हूँ G, इस पॉइंट को करता हूँ C। तो हमने G से जब C गए तब डिस्प्लेसमेंट हमने मान लो किए तो 400 मीटर। अब जब हम वापस आ रहे हैं, अब जब हम वापस आ रहे हैं, अब जब हम रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, वापस अपनी जगह पहुंच गए, तो इसका मतलब C से G जाने में -400। तो टोटल हो गया G से C से G, ऐसा वापस G पहुंच गए तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखो भाई वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होता है। लेकिन जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर फ्रिक्शंस होते हैं, घुटनों में फ्रिक्शंस होते हैं, कमर में फ्रिक्शंस होते हैं, ये सब जगह फ्रिक्शंस होते हैं, बाल में फ्रिक्शन होते हैं, एयर रेजिस्टेंस लगता है। ये सब चीज़ों को फील करके हम आगे जा रहे हैं, तो ये सब हमारी एनर्जी को डिक्रीज करा रही है। जब हम एक बार यहाँ पहुँच गए, वापस जब यहाँ से यहाँ चलने लगे तो फिर से एनर्जी को क्या कराएगा, फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। मतलब हमारे मसल्स के अंदर होने वाली एनर्जी, जब अपन चलेंगे तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, उंगली हिलता है, हाथ हिलता है, गर्दन हिलता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, कैसे भी होता है, चलते हैं। तो ये सब में जो मसल्स का पावर है, इस सब में जो मसल्स का पावर है, ऐसे में ये सब के अंदर एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है। बोलो भाई, समझ गया, समझ गया? हो गया? चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए, नेक्स्ट समझते हैं वेलोसिटी को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity.
डिस्प्लेसमेंट, किसी भी चीज़ का रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बदलना, रेट का मतलब होता है समय के हिसाब से बदलना, रेट का मतलब होता है टाइम के हिसाब से बदलना, रेट का मतलब होता है टाइम के हिसाब से बदलना। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना हम सब, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना। डिफरेंशिएशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो डिफरेंशिएशन है उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। डिफरेंशिएशन और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी दो प्रकार के होते हैं एक्चुअली में, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है रेट ऑफ डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस का मतलब रेट ऑफ डिफरेंशिएशन। कहीं कहीं सिंपल वेलोसिटी बोला मतलब इंस्टेंटेनियस की ही बात कर रहा है, इसका मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन। और एवरेज का मतलब क्या हुआ, वी एवरेज का मतलब हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वी एवरेज का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसको कहेंगे वी एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सभी लोग अटेंडेंस दे दो फटाक से, सभी लोग अटेंडेंस दे दो फटाक से, सभी लोग अटेंडेंस दे दो फटाक से भैया, सभी लोग अटेंडेंस दे दो, जितने भी बच्चे हैं फटाफट अटेंडेंस दे दें, फटाफट अटेंडेंस दे दें, जो भी लोग हैं फटाफट अटेंडेंस दे दें। प्रेजेंट ही दीजिए तो सब। सर्वरी अनंत सम्यक मलान में, सर्वरी अनंत सम्यक, पूनम, कनक, अभिषेक, अभिजीत, आदित्य, सम्यक बंसोड़, दिलेश चौधरी, निखिल तुरकर, पार्थ गौतम, मोनिका ब्रह्मन, गार्गी, गौरव बावनथड़े, हो गया। चलो इसे जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से इसे छापें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे जल्दी से छापें, आगे बढ़ते हैं, इसे जल्दी से छापें, आगे बढ़ते हैं। मैम थोड़ा पानी देंगे क्या? एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, बोला फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, माइनस 2t का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0, मतलब ये हो गया 2t माइनस 2। अब कहाँ क्या रखना है, t की वैल्यू 3 सेकेंड,
तो वेलोसिटी इज इक्वल टू को जगह 2 इंटू 3 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर समझ में आया क्या ये आपको? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाइए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाओ। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4 वेलोसिटी निकालें एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी निकाले एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। हो गया? सिक्स मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। एक दो क्वेश्चन आपको और दे देते हैं। फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। पहला नंबर में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4t माइनस 1। दूसरा नंबर में डिस्प्लेसमेंट दिया है 4t स्क्वायर माइनस टी। तीसरा नंबर में डिस्प्लेसमेंट दिया है टी क्यूब माइनस 2t। चौथे नंबर में डिस्प्लेसमेंट दिया है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। और पाँचवें नंबर में डिस्प्लेसमेंट दिया है टी पे पावर 4 प्लस 3t प्लस 7। ऐसा टी के वैल्यू 2 सेकेंड पे सभी आंसर निकाल लें। टी की वैल्यू 2 सेकेंड पे सभी आंसर निकालने हैं। बताओ तो आप मुझे सभी के आंसर। सभी के आंसर बताइए आप मुझे। हो गया क्या? इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 1 15। इसका आंसर हो जाएगा 3t स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 2 10। इसका आंसर हो जाएगा 2t।
4 + 2 6, इसका आंसर हो जाएगा 4t³ 8 × 4 32 + 3 35, सभी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड, 4 15 10 6, बिल्कुल सही। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, इसको ए से डिनोट करते हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा वेलोसिटी है वैसा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो m0 L t-2 होगा। या तो ऐसा लिखेंगे या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 बार डिफरेंशिएशन d²x/dt² ऑफ x, ऐसा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यार इलेक्ट्रिसिटी चली गई। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, x मतलब डिस्प्लेसमेंट। बोलिए इतना समझ गया? इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें। इतना समझ गया तो इसे कॉपी करें। सर वो dx होना चाहिए ना। देखो ऐसा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx/dt, ठीक है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt। इसका मतलब ये हुआ d/dt ऑफ v, इसका मतलब ये हुआ
डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, और इसी को ऐसा लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो या तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, समझ गया क्या? हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, वेलोसिटी समझ में आ गया, एक्सेलरेशन समझ में आ गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब समझ में आ गया आप सभी को। इससे रिलेटेड एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो रहा है। ये डी स्क्वायर एक्स नहीं है, एक्स का स्क्वायर थोड़ी है। डी स्क्वायर का मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन। एक्स का स्क्वायर नहीं हुआ है, एक्स का स्क्वायर नहीं हुआ अनंत, ये एक्स का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है एक्स को 2 बार डिफ्रेंशिएट करे हैं, एक्स को 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसलिए उसका बोल रहे हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, डायमेंशंस यही है। ओके, इतना समझ गया? हो गया इतना? इतना सभी को क्लियर हो गया? हाँ भाई, कल डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं वेक्टर के कल डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं, कल वेक्टर के डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, हो गया? इवनिंग को मैथ्स की क्लास है क्या? मैथ्स की क्लास मॉर्निंग में हुई ना भाई, मैथ्स की क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई ना। ऑनलाइन वालों की मैथ्स की क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई ना, सुबह 7 से 8। आज नहीं हुई क्या? चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। बाय सर मतलब भाग गए क्या? डिस्प्लेसमेंट, सर वो अच्छे से नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई क्या? तो सर का तो उस समय में इवनिंग में ना क्लास रहता है, उस समय पे फिर दूसरा क्लास रहता है। जैसा भी होगा ग्रुप में मैसेज कर दूंगा मैं। ये है डिस्प्लेसमेंट, कह रहा फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। हमको पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है।
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t-2। फिर एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 0, मतलब सीधा सीधा 2 मीटर/सेकंड²। ऐसा देखो आपको ये समझा क्या? देखो आपको ये समझा क्या? सर वो क्वेश्चन भी, हाँ वो क्वेश्चन भी निखिल, हुआ। देखिए आप लोग, हुआ क्या? हो गया? तो समझ में आ गया अच्छे से, मोशन समझ में आ गया अच्छे से, डिस्टेंस समझ में आ गया अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया अच्छे से, वेलोसिटी समझ में आ गया अच्छे से, एक्सेलरेशन समझ में आ गया अच्छे से। अब इस सब के ऊपर की थ्योरी आगे करेंगे, कल करेंगे। अब इसके ऊपर एप्लीकेशंस कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर का एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो बाय।